यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण शिक्षण शास्त्र को। जैसे कि इससे पहले 3 सेशन यहाँ पर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तक प्रीवियस सेशन में अपना कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि हम सभी ने यहाँ पर टारगेट किया है कि हम लोग 500 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे अपने ईवीएस के, जो कि पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से अपने यहाँ पर कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इसका 4th सेशन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, और एक बार आप देख लीजिए मॉर्निंग में जो अभी क्लासेस हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। जैसे मंडे को आपका मैथ्स था, है ना, फिर ट्यूसडे को हिंदी था, फिर आज अपन यहाँ पर ईवीएस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर अपना नेक्स्ट डे यानी कि कल इसी समय आपका सीडीपी रहेगा, फिर आपका इंग्लिश, फिर साइंस, देन सोशल साइंस रहेगा। तो इस तरीके से आपकी कंटिन्यूस सुबह 6 बजे क्लास चलेगी और शाम वाली जो क्लासेस जैसे चल रही थी वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ईवीएस पेडागोजी का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट ईवीएस के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, आप ऐप पर आइएगा और पूरी जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ईवीएस पेडागोजी और पूरा ईवीएस चाहिए तो ईवीएस अलग से भी अवेलेबल है, और इसका शिक्षण शास्त्र चाहिए तो उसकी क्वेश्चन सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में जो रचनात्मक आकलन किया जाता है उसमें कौन सी चीज सम्मिलित नहीं होती है? बच्चों को ग्रेडिंग, रैंकिंग देना, शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, शिक्षण में कमियों की पहचान करना, या शिक्षार्थियों को सीखने में बढ़ावा देना। ठीक है, सीखने को बढ़ाना या उसको बढ़ावा देना। अब आप देखो कि अगर हमसे यहाँ पर रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा गया है, दैट मीन्स बच्चे का थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर जो असेसमेंट किया गया वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो चीज है ये किसके लिए है? समेटिव असेसमेंट के लिए है ना, जिसको हिंदी में योगात्मक आकलन बोला जाता है, और जिसमें जो आकलन होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। ये क्या है? रचनात्मक असेसमेंट फॉर लर्निंग है, योगात्मक क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग यहाँ पर होता है, जो बिल्कुल लास्ट में किया जाता है, जैसे एनुअल एग्जाम। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अब अच्छा पढ़े नहीं पढ़े वो डायरेक्टली वो रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो ग्रेडिंग और रैंकिंग जो है वो रचनात्मक आकलन में नहीं आती है, बाकी सारी चीजें आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा, आंसर करिएगा। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित में से किस गतिविधि का आयोजन यहाँ पर करवा सकती है? कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाना है हवा सब जगह विद्यमान है, तो टीचर कौन सी एक्टिविटी करवा पाएगी? देखो, बच्चों से प्रश्न पूछ ले, क्षेत्र भ्रमण पर लेकर चली जाए, विशिष्ट उदाहरण से संकल्पना की व्याख्या कर ले, या बच्चों को मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है टीचर यहाँ पर कर सकती है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं बस ये यहीं तक है, मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की लाइन आ गई। उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? किसी और क्वेश्चन की लाइन आ गई है ये। ठीक है, तो अब इन चारों में से आप देखो, समझ में आ गया क्वेश्चन यहीं तक है। ठीक है, इन चारों में से देखिए कि कौन सा बेस्ट होगा। तो देखो, एक तो प्रश्न पूछना, क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाना, संकल्पना की व्याख्या देना, या मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। तो इसके लिए बच्चों को विजिट करवाया जा सकता है, बाहर जाकर बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा, आंसर करिएगा क्या आंसर करेक्ट होगा। पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित करवाना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए टीचर क्या करेगी? जो मेन फोकस अपन को करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में पेपर में आया, तो नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी से परिचित, पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या होगा? ठीक है, आप चाहे तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो जस्ट एक नजर डालनी है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ये देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव बताना है, प्लस का साइन लगा लो। और बच्चों को हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है, तो कौन से ऑप्शन सही रहेंगे?
सबसे पहले पाठ्य पुस्तक में जानवरों के चित्र दिखा दे, दूसरा बोल रहा है चार्ट का प्रयोग कर ले, तीसरा श्याम पट्टिका और फिल्म दिखा दे। इन चारों में से सबसे अच्छा क्या है, उस पर एक मूवी दिखाई जा सकती है। अगर टीचर बच्चों को जू लेकर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब क्षेत्र भ्रमण हो रहा है, बाहर लेकर जा रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रही है तो फिर यहाँ पर कोई भी फिल्म दिखाई जा सकती है जहाँ पर वीडियो के थ्रू सुनकर देखकर बच्चा चीजों को समझ सकता है। तो डी आंसर इन चारों में से ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। 55 क्वेश्चन देखिएगा। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण योजना बनाई, है ना। इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक क्या होगा। आपने जब एक लाइन पूरी पढ़ ली होती है ना तो आपका ध्यान कहाँ पर आ जाना चाहिए, लास्ट वाले वर्ड के ऊपर। इन्होंने क्या बोला, अप्रासंगिक, मतलब हमको नेगेटिव निकालना है। अब इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, नहीं, इतना नहीं पढ़ते हैं। एक लाइन पढ़ ली, हमको क्वेश्चन का मोटो समझ में आ गया कि शैक्षिक भ्रमण को लेकर कौन सा कथन अप्रासंगिक है, ठीक है। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित करे कहीं पर नहीं जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड लेकर आना। नॉन रिलेवेंट, अगर बच्चा विजिट पर जा रहा है तो बच्चे को बैग लाने की क्या जरूरत है, या फिर बैग में जितनी भी बुक्स वगैरह है वो सब लाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो वो जो बस्ता है जो स्कूल का है वो लाने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। अगेन हमको वृक्षों के संरक्षण को लेकर एक नेगेटिव स्टेटमेंट बताना है। स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख करना, लट्ठों का भंडार दिखाना या पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये दिखा, हमने ये वाली चीजें नहीं पढ़ी। आपने देखा होगा तो हमने इतनी लाइन नहीं पढ़ी, है ना। और इसमें अपन को पढ़नी पड़ी क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ था बनाने की प्रतियोगिता, तो क्या बनाने की, पोस्टर बनाने की। तो मैंने जो जो यहाँ पर स्कीप किया उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये इतने वर्ड हमने स्किप कर दिए तो हमारा कुछ सेकंड तो बचे होंगे इस क्वेश्चन में, है ना। ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब ऑप्शन लेंदी हो तो आप थोड़ा सा पीछे पर ध्यान दे सकते हैं। स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना, वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल करना, लट्ठों का, जो लकड़ी के ही लट्ठे होंगे उनका भंडार दिखाना है, पोस्टर बनाना। सबसे बेस्ट है कि बच्चा जहाँ पर खुद कुछ एक्टिविटी करे, खुद कुछ एक्टिविटी कहाँ पर करेगा, एक वृक्ष की देखभाल करना, ये सबसे सही होगा। अच्छा, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा क्रियाकलाप यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा। हमको एक नेगेटिव निकालना, अगर पॉजिटिव निकालना होता तो पॉजिटिव में हम लोग ये कर देते, क्योंकि ये बेस्ट और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि बच्चा इससे भी मोटिवेट होगा, और इससे तो डेफिनेटली होगा, इससे भी होगा, किससे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी से नहीं होगा कि लकड़ी के भंडार को देखकर या लट्ठों का जो भंडार है उसको देखकर कैसा मोटिवेशन, ठीक है। तो वो चीज हम लोग नहीं करवा कर बाकी सारी चीजें यहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा। चार भावी शिक्षकों से कक्षा में विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा का प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहा गया, कौन सा मुख्य रूप से केंद्रित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन हमको पूरा पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन भी पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना, पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग के द्वारा यात्रा की विभिन्न गतिविधियों की व्याख्या करना। देखो निकालना क्या है, पॉजिटिव निकालना है, तो हमारी आंखें सिर्फ पॉजिटिव ऑप्शन को ढूंढ रही है, ठीक है। इसने क्या बोला है, चार्ट बनाना, तो हमारा हाईलाइटेड क्या हो गया, चार्ट। विभिन्न विधियों की व्याख्या करना, पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग के द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियां जो होती है उसके ऊपर बातचीत करना, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसमें से सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, देखो चार्ट ओके ओके है, स्क्रैप बुक ओके ओके है, विधियां तो और भी ओके ही है ना। तो हम लोग केवल ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हैं कि हाँ टीचर ये करवा सकता है कि यात्रा में बच्चों के जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बच्चे आपके साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। 1 सेकेंड। देखो कहाँ तक कंप्लीट हो गए, 57 तक अपने कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं।
कथन क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, मतलब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के बजाय वहां पर थीम बेस्ड पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। मतलब टीचर यहाँ पर बच्चों को जब ईवीएस पढ़ाएगा तो वो थीम से कनेक्ट करके पढ़ाएगा कि ये थीम है, पशुओं के लिए थीम है, परिवार में वो सब कंसीडर हो जाएंगे, ये सारी चीजें। तो ईवीएस पढ़ाना ज्यादा आसान हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है ना, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन कैसा होता है? ईवीएस जब इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है तो उसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है? ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको एक बार इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ठीक है, सब में असेसमेंट और लर्निंग तो आएगा, बीच का वर्ड चेंज हो जाएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, सबसे पहला वाला असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, दूसरा वाला असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग, और डी वाला जो है असेसमेंट इन लर्निंग। क्या आपको इन चारों की मीनिंग पता है? आकलन के चार प्रकार होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पूरे साल भर किया जाता है, थ्रू आउट द ईयर, जिसको आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो बिल्कुल एंडिंग में किया जाता है, जैसे कि आज का जो क्वेश्चन नंबर 52 था जो हमने स्टार्टिंग करी थी, उसमें यही कुछ था कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन में नहीं आएगा? ग्रेडिंग और अंकन करना, रैंकिंग बच्चों को करना, वो रचनात्मक में नहीं आएगा, क्योंकि वो किस में आएगा? वो तो योगात्मक में आएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आएगा। अब असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा खुद का सेल्फ एनालिसिस कर रहा है। जैसे कि आज आपने अभी डिनर बनाया, आपने सुबह का नाश्ता बनाया, ठीक है, तो क्या हुआ, आपने खुद टेस्ट करके देखा कि पोहा में नमक डाला है कि नहीं डाला है ना, जो भी आपने नाश्ता बनाया आपने खुद चेक किया कि मैंने सही से सारे मसाले डाले या नहीं डाले, चाय बनाई तो शक्कर सही से डली कि नहीं, कम तो नहीं डली, ज्यादा तो नहीं डल गई, आप खुद का चेक कर रहे हैं, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग है। असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब क्या होता है? ये जनरल चेक के लिए होता है, सामान्य जानकारी के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, असेसमेंट इन लर्निंग होता है। मैं आपका जनरल नॉलेज चेक कर रही हूँ कि चलो और क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो, मैं मतलब आपके व्यवहार को जानना चाह रही हूँ। इन जनरल कोई बातचीत हो रही है, उसमें मैंने आपसे अंदाजा लगा लिया आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो कुछ जनरल बातचीत करना और उससे कुछ आइडिया लगाना, असेसमेंट इन लर्निंग यहाँ पर बोला जाता है। अब आप देखो कि इसमें से रचनात्मक आकलन कब होगा, है ना, टीचर रचनात्मक आकलन कर रहा है तो एक ए के लिए तो होगा ही होगा, है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग तो है ही सही। अब ऑप्शन में आपके सामने दो और तीन बच रहे हैं। अब ये जो है ये तो अपना समेटिव के लिए हो गया, ठीक है, ये भी आपका किसके लिए होता है? फॉर्मेटिव के लिए ही होता है, तो सी करेक्ट हो गया। और ये जनरल चेक मतलब ये इन जनरल लिया जाता है, तो इसका फॉर्मेटिव से कनेक्शन नहीं है, तो ए और सी कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। कुछ कथन आपके सामने है, पढ़ना है, कारण देना है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियां है। मतलब बच्चों को जब आप विजिट करवाते हैं, क्षेत्र भ्रमण करवाते हैं, टूर करवाते हैं, तो वो अच्छी टेक्निक है, अच्छी पेडागोजिकल मेथड है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो मेरा कथन भी सही है और उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा। कक्षा 5 का समीर अक्सर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास होमवर्क जमा नहीं करता है, उसके सुधार करने का उपाय क्या हो सकता है? प्रिंसिपल को सूचित करना, खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना कि अब तुम उस क्लास में नहीं जा सकते, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक को नोट लिखना। ये प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ये पेरेंट्स की बात कर रहा है, ये उसको रोक रहा है कि तुम लंच नहीं करोगे आज का, तुमको खेलने नहीं दिया जाएगा, तुमको जो ब्रेक होता है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप बच्चों को डरा रहे हो, ठीक है, तो हम लोग उससे ही पूछ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ना, बच्चे को सलाह दे सकते हैं, तो सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए विद्यार्थियों के साथ तुल्यकाली सिंक्रोनस संप्रेषण का उपयोग करती है।
वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी यूनिक क्वेश्चन आप इसको अभी तक का बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में आपने देखा कि सब पेडागोजिकल पॉइंट्स है, ये थोड़ा सा टेक्निकल आप इसको बोल सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। आंसर करिएगा, एक नया टॉपिक आपको पता चलेगा संप्रेषण का। ठीक है, देखो दो प्रकार की चीजें होती है, तुल्यकाली और अतुल्यकाली, और इंग्लिश में बोलूँ तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, अब टीचर जो है अगर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना चाहती है तो वो किस चीज का प्रयोग कर सकती है? फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल, त्वरित संदेश मतलब इंस्टेंट मैसेज यहाँ पर भेजना, ब्लॉग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल। तो चलो, अगर हमको डेफिनेशन पता है तो हम लोग इसका आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। देखो इसकी अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन से ही अगर अपन स्टार्टिंग करें तो तुल्यकाली या सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब होता है डायरेक्ट बात करना, डायरेक्ट टॉक, या फिर आप इसको नॉर्मल साधारण सी भाषा में बोल सकते हो लाइव टॉक। जैसे कि एक और एग्जांपल लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आंसर आपको ही करना है। ठीक है, जैसे अभी शाम को 6 बजे जो है 6 PM पर जो है अपनी लाइव क्लास होती है। ठीक है, आपको बोला जाता है कि सभी जो है 6 PM पर जो अभी साइंस की लाइव क्लास चल रही है उसमें सभी आकर बैठे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आपके कोई डाउट है तो वो उसी टाइम सॉल्व कर लिए जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई कंफ्यूजन है, किसी भी ऑप्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो आप वहां पर डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो कि इसका आंसर ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। मतलब हम दोनों डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज को सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोला जाता है। समझ रहे हो सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया? आपके कोई डाउट है, हाथों हाथ टीचर उसको उसी टाइम सॉल्व कर रहा है ना, तो ये वाली चीज हो गई। या फिर मैंने आपको फोन किया और क्या हालचाल, आपके पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, तो ये भी अपना सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो गया। अपन बैठकर व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, आपके डाउट आ रहे हैं, हम लोग बैठकर टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर सॉल्व कर रहे हैं, लाइव चीजें हो रही है बिल्कुल। आपने मैसेज किया और इंस्टेंट मैंने रिप्लाई कर दिया, है ना। जैसे कि मैं अभी ऑनलाइन बैठी हूँ तो आपने कोई भी डाउट भेजा, एट ए टाइम आपको उसका जवाब मिल गया, तो वो भी किस में आ जाएगा? सिंक्रोनस में। और इसी का जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? असिंक्रोनस या फिर अतुल्यकाली हो जाएगा। अतुल्यकाली, मैंने मैसेज डाल दिया, मैंने आपको एक मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज किया, ठीक है। अब आप उसका रिप्लाई करो नहीं करो पता नहीं, आपने देखा भी हो या नहीं। मैंने आपको एक मेल भी भेजा हुआ है, आपने देखा ही नहीं, आपने सीन ही नहीं किया, आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। या फिर मैंने जो है एक रिकॉर्डेड वीडियो डाला था कल, ठीक है, एक रिकॉर्डेड वीडियो हमारे द्वारा यहाँ पर डाला गया था, किसका? आप मान लो हिंदी पेडागोजी का हमने कल सुबह वीडियो डाला, ठीक है। तो आपने वो वीडियो देखा ही नहीं, हमने रिकॉर्ड करके डाल दिया कि जब भी आपको टाइम होगा आप देख लेंगे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। तो ये सारी चीजें असिंक्रोनस के अंदर आती है या फिर अतुल्यकाली के अंदर आती है। कुछ समझ में आया? ठीक है, अभी अपन वापस से पॉइंट पर आ जाते हैं। तुल्यकाली का मतलब होता है डायरेक्ट बातचीत होना, है ना, जहां पर आमने सामने ना होते हुए कम्युनिकेशन का मतलब सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में दूर बैठे बातचीत, जो दूरस्थ होता है ना, डिस्टेंट लर्निंग जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। दूरस्थ कम्युनिकेशन की बात या दूरस्थ संप्रेषण की बात यहाँ पर करी जा रही है। जैसे अभी कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में टीचर ने बहुत सारे वीडियोस वगैरह डाले कि तुम इससे पढ़ लेना, तो ये चीज क्या हो गई? असिंक्रोनस यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, लाइव बातचीत हो रही होगी, ऑनलाइन चैट सत्र की सब बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं टीचर के साथ, टीचर ने एक फोन कॉल करके फीडबैक ले लिया कि तुमको ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? सिंक्रोनस के अंदर आ जाएगी, या फिर हिंदी में बोले तो तुल्यकाली के अंदर आ जाएगी। बाकी के ऑप्शन आपने क्यों रिजेक्ट किए उसके बारे में भी सुन लो। इसमें रखा हुआ है प्री रिकॉर्डेड वीडियो, जो कि असिंक्रोनस का प्रकार है। ठीक है, इसमें अपना सोशल मीडिया पोस्ट और ईमेल, ये दोनों के दोनों असिंक्रोनस का ही टाइप है। यहाँ पर त्वरित संदेश और ब्लॉग, ये भी किसका टाइप है? असिंक्रोनस का टाइप है। हमको एक पेयर ऐसा ढूंढना था जो सिंक्रोनस है, तो सिंक्रोनस कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और डेफिनेशन देखना है तो ये अतुल्यकाली संचार वह संचार होता है जो कि वास्तविक समय में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा था ना क्वेश्चन? ऐसे कई सारे एक से दो क्वेश्चन आपको हर बार नए दिखेंगे। ओके, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान
यह प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों के साथ प्रतिक्रिया से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। फिर जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया है उससे एक चीज और है जो डिस्कस करनी है, पहले इसका आंसर करिए। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रिया से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये किस प्रकार का प्रश्न हो सकता है? खोजपूर्ण, कंडीशनिंग, चेनिंग, परीक्षण और त्रुटि या एरर और ट्रायल। ये सब के सब आपने देखा होगा बिहेवियरिज्म के अंदर आपने पढ़े थे कि यहाँ पर बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, कंडीशनिंग करवाई जाती है, एक चीज को दूसरी चीज से इंटरकनेक्ट करके आपके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, जो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ये अपने वो सारे के सारे व्यवहारवादियों के जो एक्सपेरिमेंट थे, पावलोव वगैरह के, स्किनर वगैरह के। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज को दूसरी चीज से क्या किया गया कि स्वयं या फिर अपने साथियों से प्रतिक्रिया के द्वारा उस उत्तर को खोज कर लाए, है ना। तो ये किसकी बात हो रही है? खोजपूर्ण प्रश्न की बात हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डन, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अच्छा, मान लो ये क्वेश्चन अभी 2023 में एग्जाम में पूछा गया था, तो मान लो यही वाला क्वेश्चन या इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जहां पर आपको उस टॉपिक की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करोगे, ऑड वन आउट करोगे, है ना? क्योंकि आपको दिख रहा है, ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो अलग दिख रहा है उसको आप अलग कर लो। अब आप उसको, आपको इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कुछ कॉमन चीजें दिख रही है। जैसे अगर मैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ देखूँ तो यहाँ पर भी है, फोन कॉल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो आप ये समझो कि इनका मीनिंग क्या है। जैसे अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो इसमें ऐसा है कि फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की अपनी एक क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर देखें कि ये जो है पहले से एक वीडियो अपलोड किया गया, फोन कॉल डायरेक्ट बातचीत हो रही है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी चीज यहाँ पर अलग है या कौन सा ऑप्शन अलग है। तो ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा जो ऑप्शन है अपने आप में अलग था, जहां पर लाइव एक दूसरे से बैठकर बातचीत की जा सकती है। इसीलिए अपना आंसर क्या हुआ? डी हुआ। या फिर ज्यादा से ज्यादा आप ऑप्शन को इसमें कट कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऑड वन आउट से भी आप इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर है। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। इकाई योजना का शीर्षक क्या होना चाहिए? परिवार थीम जो है अपना, उसको पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना बनाई गई है, लेसन प्लानिंग यहाँ पर करी गई है। तो उसका थीम क्या होना चाहिए? परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। देखो, परिवार एक थीम है तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल में उसका जो थीम होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणा को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। सबसे अच्छा तर्क यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई भी 2 या 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि हमको ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये टीचर जो है कविता के माध्यम से पढ़ाना ज्यादा पसंद करती है और हमको निकालना है पॉजिटिव, क्योंकि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल आने से पहले इनको सुना है। ठीक है, ये वाला उसका टारगेट होगा। या फिर अपनी कविता और कहानियां लिखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। ओके, ये सही लग रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के प्रति जागरूक करने के लिए टीचर जो है कहानी और कविताओं के माध्यम से सिखाती है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाने के लिए टीचर ऐसा कर रही। तो तीनों चीजें बिल्कुल करेक्ट है, तीनों चीजें लिखी हुई है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ईवीएस पढ़ाने का पर्पस क्या होता है? प्राइमरी लेवल पर स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्रदान करना, मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, या अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब अगर शुरुआती समय की आप बात कर रहे हैं तो वो ये कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 को देखिएगा। ईवीएस का शिक्षक जो है कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है। आपने देखा होगा साधारण या ताजा पानी जो होता है, अगर आप उसमें एक अंडा रखेंगे तो वो डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडा भारी है तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर इसी पानी में आपने नमक डाला हुआ है तो अंडा ऊपर तैरने लगता है। ये अपना साइंस का एक्सपेरिमेंट है। तो टीचर बच्चों को क्या सिखाना चाहती है, इस चीज के लिए क्या एक्सप्लेनेशन दे सकती है?
देखिए ऑप्शन, देखिए क्या आंसर होगा आपका। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। अभी तो हमने रीजन, साइंस का रीजन भी पढ़ेंगे, इसमें साइंस का क्या लॉजिक लग रहा है। देखो पहला ऑप्शन तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी में अलग अलग टाइप की वस्तुएं डालें, जैसे अभी तो एग था, ऐसे दूसरी चीजें डालकर देखें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, अभी जरूरी नहीं है। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और इसका अवलोकन करें। तो टीचर क्या चीज यहाँ पर कर सकती है। देखो ये चीज तो ये वाली हो गई, है ना, कि एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। और प्रत्येक विद्यार्थी पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष करे, तो टीचर यहाँ पर क्या कर सकता है, इस चीज का क्या एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि अलग अलग मात्रा में नमक का प्रयोग करे और इस चीज का अवलोकन करे, है ना। इस एक्सपेरिमेंट को और आगे यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग ये यहाँ पर बोल सकते हैं। और नॉर्मल सा रीजन है कि अगर साधारण पानी है, ठीक है, तो अंडा इस पे तैरेगा, है ना, अंडा डूब जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्टेड वाटर की बात करें, खारे पानी की बात यहाँ पर करें, तो उसका घनत्व इंक्रीज हो जाएगा। घनत्व इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर तैरने लगेगा, एग जो है यहाँ पर तैरने लगेगा। ठीक है, क्लियर है। पानी का घनत्व अधिक हो जाएगा जब उसमें सॉल्ट डाला जाएगा, और उसकी वजह से जो है वो पानी पर तैरने लगेगा। ठीक है, डन यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 को देखिएगा, वही कथन व कारण वाला क्वेश्चन है। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। मतलब ईवीएस में ये सारी चीजें होना चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। यस, बिल्कुल सही बात है। एंड आर बोथ आर करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। कोई गलती, कोई गड़बड़ इसके अंदर नहीं है, तो बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 को देखिएगा, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय क्या करना चाहिए। आप ईवीएस के टीचर हैं, आप समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग करने वाले हैं, तो किस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य के ऊपर जोर देना। प्रश्न पत्र में क्या क्या सामग्री डालनी है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, है ना, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, किन किन चैप्टर्स को, किन किन यूनिट्स को कवर करना है। और आप जो ये समेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, टोटल अंक कितना होगा और सामग्री कवरेज क्या होगा, लंबाई क्या होगी, मतलब कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने नंबर का पेपर होगा। अब आप देखिए कि अगर आपको योगात्मक मूल्यांकन करना है, तो आपका फोकस किस चीज के ऊपर होगा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उसके उद्देश्य के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या क्या सामग्री डालनी है, किस किस टाइप के क्वेश्चन डालने हैं, किन किन चीजों को, किन किन चैप्टर्स को कवर किया जाएगा, और आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम का प्रतिफल नहीं है। ठीक है, एक नेगेटिव चीज आपको बतानी है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ठीक है, लर्निंग फीडबैक क्या नहीं है। देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव करना। ठीक है, कौन सा फीडबैक नहीं होगा, प्रतिफल नहीं होगा, उसके बारे में बताना है, नेगेटिव बताना है। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना और कक्षा की दिशाओं में पहचान करना। हमको क्या बताना है, नेगेटिव बताना है। तो ये जो भेदभाव, बायस होने वाली चीज है, ये कभी भी नहीं करी जाएगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 52 से 70 तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग शाम को 6 बजे साइंस की लाइव क्लास के अंदर। उसे भी आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 एंड 5 आज हम लोग उसके एमसीक्यूज जो है कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसे आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और यदि कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या सब्जेक्ट से दूसरा रिलेटेड भी है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, शाम को हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।